ठीक है बच्चों, तो हमने क्लासिफिकेशन क्या देखा था प्लांट किंगडम का, देखो एक था डिवीजन क्रिप्टोगैम्स, दूसरा था डिवीजन फेनोरोगैम्स। लेट्स रिकैप दैट क्विकली। क्रिप्टोगैम्स में हमने 3 और सब डिविजन्स कौन से देखे थे, एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फेनोरोगैम्स में 2 डिविजन्स कौन से थे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। बाय द वे एंजियोस्पर्म्स के नीचे और एक चीज अपन नोट डाउन करके रखते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो है ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स है बच्चों, ये कौन से प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि अगर किसी प्लांट में फ्लावर्स लग रहे हैं तो यू कैन से कॉन्फिडेंटली कि भाई वो एंजियोस्पर्म को बिलोंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है ना। The word angiosperm comes from where, that I'll teach you once we come to the section of angiosperm, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिया। उसके बाद हमने एल्गे, जो पहला वाला एल्गे फंडा था, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसमें रिप्रोडक्शन की वेराइटीज, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, इनसेक्सुअल। सेक्सुअल इज थ्रू गैमेट्स, वेदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, और वेदर दे आर आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। इसका मतलब समझाया था लास्ट टाइम, अगर दोनों मेल और फीमेल के गैमेट्स एक जैसे दिखने वाले हैं तो आइसोगैमस, अलग अलग दिखने वाले हैं तो एनाइसोगैमस, राइट। यहां तक हमने बात की थी, ओके। उसके बाद आए थे हम लोग फंडा, क्या था नेक्स्ट फंडा था टाइप्स ऑफ एल्गे। नेक्स्ट फंडा क्या था बच्चों अपना टाइप्स ऑफ एल्गे। अब टाइप्स ऑफ एल्गे में मैंने आपको 3 वेराइटीज बताई थी, यहां से अपन कंटिन्यू करेंगे। पहली वैरायटी कौन सी थी, क्लोरोफाइसिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गे। Can you all see that on your screen here? पहली वैरायटी थी क्लोरोफाइसिया, that is called green algae. Phaeophyceae that are called brown algae, and Rhodophyceae that are called red algae. तो हमने ग्रीन एल्गे के बारे में ये देखा था, क्लोरोफाइसिया। क्लोरो वर्ड आता है ग्रीन से, ठीक है। इसमें इनकी प्लांट की जो बॉडी है वो यूनिसेल्युलर होती है। मोस्टली ये काफ़ी केसेस में आपको बहुत ही छोटे यानी कि वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए पहले एल्गे को बहुत लोग है ना कंफ्यूज करके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बोल देते थे। क्या सारे एल्गे यूनिसेल्युलर होते हैं? नो, मेनी ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर, दैट इज ट्रू। यही मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लैरिफाई करके भी बताया था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो हमने पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे, साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम क्या दिया था हमने, दूसरा नाम याद करो। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या दिया था मैंने आपको, किंगडम मोनेरा में ना, फर्स्ट चैप्टर में साइनोबैक्टीरिया वो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। याद है सबको, ये क्या बोला था, ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गे। पर क्या ये एल्गे थे रियल में? नो, दे वर एक्चुअली बैक्टीरिया। समझ में आ रही बात? तो जब एल्गे पढ़ते हो तो ये डिफरेंशिएशन पहले कर लेना ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो रियल में एल्गे है क्या, बोलो हाँ कि ना। ब्लू ग्रीन एल्गे एल्गे नहीं है, दे आर एक्चुअली इन रियलिटी दे आर बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक्चुअल एल्गे कौन से हैं, तो जो प्लांट किंगडम के एल्गे हैं वो, है ना, ओके। अभी यहां पर इनके पास होता है एक ऑर्गेनेल, क्या होता है, ऑर्गेनेल, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या ना ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट। अब जरा सा समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो जरा। हाँ, जैसे अगर हम बोले कि आपकी बॉडी में हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब क्या है, ऑर्गन्स, करेक्ट है बच्चों। बॉडी में जो फंक्शन ऑर्गन्स करते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स का क्या रोल है बताओ। हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है ना। ठीक उसी तरह सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे आपके केस में ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हार्ट का काम क्या है, टू पंप ब्लड। ब्रेन का काम क्या है, टू थिंक और बेसिकली टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस, है ना। मसल का काम है मूवमेंट। इंटेस्टाइन और स्टमक का काम है डाइजेशन।
तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन हर एक काम के लिए हर एक ऑर्गन डेडिकेटेड है हमारे केस में, यस और नो, है ना। ठीक उसी तरह एक सेल, अगर एक सिंगल सेल की भी बात कर रहा हूं मैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, तो भी उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे हमारे पास ऑर्गन्स है, उनके पास सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। एंड वन ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन प्लांट्स स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्या नाम है उसका, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पे मैं ऐसे स्टार मार्क करके लिखता हूं, प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल कंटेन्स एन ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेल का मतलब कि एक छोटा सा ऑर्गन जैसा आप समझ लो, ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट which contains the pigment called chlorophyll. पिगमेंट मतलब कलर्ड सब्सटेंस, समझ रहे हो आप, पिगमेंट नेम्ड क्लोरोफिल। तो कोई आपको पूछेगा कि भाई क्लोरोफाइसिए में क्या है, तो आप बोलोगे क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। वो क्लोरोफिल ए और बी कहाँ है, तो वो क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो सेल में पाया जाने वाला एक छोटा सा ऑर्गेनेल है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एवरीबॉडी? यस, है ना। क्लोरोफाइसिए क्यों बोला, क्यों? ओके, सो हियर यू हैव क्लोरोप्लास्ट। ओके, ठीक है। उसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स होते हैं और पायरिनॉइड्स के अंदर प्रोटीन एंड स्टार्च होता है। क्या होता है पायरिनॉइड्स के अंदर? प्रोटीन एंड स्टार्च। दे हैव अ सेल वॉल। अभी हर प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है बच्चों? हर प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। यस, प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनती है बच्चों? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एंड व्हाट अबाउट फंगाई? फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? फंगाई की सेल वॉल बनी होती है चिटिन से। चिटिन से, है ना। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो क्या बोलता है वो, ग्रीन एल्गे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बरोबर है। पर इसमें एक्स्ट्रा एक बाहर से एक्स्ट्रा लेयर लगा हुआ है। किस चीज का लेयर लगा हुआ है बच्चों? आउटर लेयर है किस चीज का? अ मटेरियल कॉल्ड एज पेक्टोज। पेक्टोज इज ऑल्सो शुगर। सेल्यूलोज एंड पेक्टोज बोथ आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ओके, उसके बाद उन्होंने आपको ये दिया वापस वही आइसोगैमस एनाइसोगैमस वैरायटी, सेक्सुअल और सेक्सुअल का जो आपने किया हुआ है। Examples are extremely important. From the NCERT, in your NEET exam, they are going to ask you directly the examples. Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogera and Chara. बहुत लोग इसको कारा भी बोलते हैं, चारा, ठीक है। Again, you have to repeat the examples with me. चलो, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogera and Chara, ठीक है। सो दीज 5 डायरेक्ट एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको उठा के सीधा एमसीक्यू में पूछ लेगा, यूलोथ्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, पर्पल एल्गे, सीधा पूछेगा। तो आपको आंसर सीधा मार्क करना है ग्रीन एल्गे, ठीक है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी इन ऑल द किंगडम्स वाले चैप्टर्स है ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जितने भी है ना, एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी आर लाइक योर एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एल्गे, सेकंड कैटेगरी इज द फियोफाइसिए। क्या कैटेगरी है? फियोफाइसिए, दैट इज बेसिकली योर
brown algae. They're called brown algae. वो आप लोग कौन सा गाना सुनते रहते हो आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है, ब्राउन मुंडे. हाँ, तो ब्राउन मुंडे याद रहता, तुमको ब्राउन एल्गे याद नहीं रहता, तो ब्राउन एल्गे याद कर लो भाई. तो कौन सा है वो? फियोफाइसी. ठीक है. दे आर फाउंड इन मराइन हैबिटेट्स. मतलब ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे कि सॉल्ट वाटर में बच्चों? ऑफ कोर्स मराइन मतलब सॉल्ट वाटर. ठीक है. They have enormous variation in size and form. ठीक है. They can be either simple like ectocarpus or branched like kelps. Kelps मैंने पिछली बार दिखाया भी था, मैंने फोटो भी दिखाई थी ना kelps की, याद होगा, जो पूरे पूरे फैल जाते हैं पानी में, जो algae ना kelps होते हैं वो, राइट? मैंने दिखाया था. They looked like trees under water basically, है ना? And the kelps sometimes reach a height of 100 meters. kelps कैसे होते हैं? वो इतने dense होते हैं और पानी के नीचे उगते हैं ना जब, तो they will reach a height of what? 100 meters. Can you imagine 100 meters? What is the average height of a normal human being की average height कितनी होती है? एवरेज आदमी जो अगर समझो 5.5-6 फुट का इंसान होगा ना, तो वो उसकी हाइट 1.25 मीटर होती है. ठीक है. अगर आपको कन्वर्जन जानना है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है, तो 1 मीटर इन फीट अगर मैं बोलूँ तो 3.6 फीट होता है बेटा. 60 फुट 2 इंच का आदमी होगा ना, तो वो 2 मीटर का होगा. तो आप सोच सकते हो 100 मीटर मतलब कितना लंबा हुआ केल्प्स. एक आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ आपको, कोई कन्वर्जन करने नहीं बोलेगा, जस्ट टू गिव यू द स्केल फॉर यू टू इमेजिन कि केल्प्स कितने बड़े हो सकते हैं. ठीक है बच्चों. ओके. दे हैव क्लोरोफिल A and C. नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. मैं अलग कलर से मार्क कर दो, आपको बोलता हूँ ना डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आने वाला है. देखो ग्रीन एल्गे में A और B था, देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन पे सब लोग. ग्रीन एल्गे में क्या था? क्लोरोफिल के कौन सी वैरायटी थी बच्चों? A and B. ब्राउन एल्गे में देखो कौन से, देख लो, A and C. क्या ये बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? यस. कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophylls. Now what are carotenoids and xanthophylls? They are also pigments. They are also pigments just like chlorophyll but of different color. जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ये तो सबको मालूम है. कैरोटेनॉइड्स अगर आपको गैस करने को बोलूं तो आप क्या गैस करोगे, किस कलर का होगा बच्चों? करेक्ट, ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज, है ना? क्योंकि अपने को इतनी कॉमन सेंस तो है ना कि कैरेट्स यानी कि गाजर जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, वो ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, और वहीं से वर्ड आया कैरोटेनॉइड्स. क्या ये बात सबको समझ में आई? राइट, सिंपल बात है ना. तो अपने को रटना नहीं है, लॉजिकली पकड़ना है कि हाँ अच्छा इसके पीछे का लॉजिक ऐसा रहेगा. कैरेट्स ऑब्वियसली कैरोटेनॉइड्स, दैट इज रेडिश ऑरेंज कलर. xanthophylls ब्लूइश रेंज में होते हैं आपके. ठीक है. इनके बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं आगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर, सो डोंट वरी. मेनली ये याद रखो कि कौन सा वाला पिगमेंट किस एल्गा में प्रेजेंट है. तो फिर से एक बार रिपीट. क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गे में क्या थे? क्लोरोफिल A and B. फियोफाइसी ब्राउन एल्गे में A, C, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophylls. Yes. Okay. Their color is decided. They vary in color depending upon the amount of xanthophyll pigment. That is, now xanthophyll is a category of pigment. ध्यान से सुनना. Xanthophyll is a कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स. मतलब xanthophyll एक पूरी कैटेगरी, उसके अंदर और सब डिविजन्स है, फ्यूकोसैंथिन्स, फाइकोबिलिन्स वगैरह. तो xanthophylls का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंट है, दैट इज फ्यूकोजैंथिन. क्या नाम है? तो जो आपका ब्राउनिश कलर जो आता है बच्चों, वो किससे आता है? फ्यूकोजैंथिन से आता है. बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं.
अगेन प्लीज पे अटेंशन, अंडरस्टैंड। प्लांट में कलर किससे आएगा? पिगमेंट से आएगा। क्लियर ऑन दिस? सबसे मेन पिगमेंट हमेशा कौन सा होता है ग्रीन कलर का? कौन सा है वो? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कौन सी वैरायटी हो सकती है? ए बी सी डी, अलग अलग होते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी है। क्या यहाँ तक सब लोग क्लियर है? बोलो यस और नो। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ए एंड सी यू हैव अ स्पेसिफिक पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोजैंथीन। रिपीट, क्या है? फ्यूकोजैंथीन, which belongs to which category of pigments? xanthophyll category। बात समझ में आ रही है? जैसे क्लोरोफिल कैटेगरी में ए बी सी आया ना, वैसे ही xanthophyll कैटेगरी में फ्यूकोजैंथीन एक टाइप आया, और वो फ्यूकोजैंथीन डिसाइड करता है कि ब्राउन एल्गे का कलर कितना ब्राउन होगा। अगर फ्यूकोजैंथीन कम है तो ग्रीनिश हो जाएगा, फ्यूकोजैंथीन ज्यादा है तो ब्राउनिश हो जाएगा। क्लियर? बोलो हाँ कि ना, है ना? एकदम इजी, सिंपल। अब इसके ऊपर वो लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? फ्यूकोजैंथीन इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कलरेशन ऑफ ब्राउन एल्गे, द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? अच्छा, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था थोड़ी देर पहले। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे एग्जांपल है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, पेक्टोज अभी थोड़ी देर पहले देखा। There are two more examples of complex carbohydrates, especially found in brown algae, in the form of laminarin. Again, pronunciation very important. Public इसको laminarin बोलती है, बहुत गलत, ध्यान से देखना। क्या नाम है? laminarin, और another sugar that is called as basically mannitol. mannose इससे बनता है, mannitol से एक बेसिकली मैनोज नाम का शुगर। जैसे ग्लूकोज है ना, शुगर है, फ्रुक्टोज शुगर है, वैसे ही मैनोज भी एक शुगर होता है, वो मैनिटॉल से बनता है। तो अगेन क्या समझना है आपको? ब्राउन एल्गे में स्टोर्ड फूड, जो खाना वो जमा करके रखता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टू स्पेशल मॉलिक्यूल्स। विच आर द टू मॉलिक्यूल्स? लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। डज इट मेक सेंस? यस। नाउ इन जनरल मैंने आपको क्या पढ़ाया है? Always plants will store food in the form of what? Plants will always store food in the form of starch, correct? So there in general starch, but in specifically in brown algae in the form of laminarin or mannitol. Am I clear? Great. चलो देखिए आगे। सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, पता है आपको। देयर इज अ जेलेटेनियस कोटिंग और जेलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एज अल्जिन। इसके बारे में बताया था पिछली बार, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल्जिन जो है ये क्या है? अल्जिन इज बेसिकली जेल लाइक मटीरियल। क्या है ये? जेल लाइक मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गे, और ये एल्जिन हम लोग यूज करते हैं इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मेकिंग फूड स्टफ्स। अलग अलग आपके जो जेलीज वगैरह बनते हैं, या क्या बोलते हैं, जेल्स बनते हैं, कंज्यूमेबल जेल्स, खाने वाले, राइट? उसमें ये बहुत यूज होता है। अगार अगार के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लेबोरेटरी में, है ना, वहाँ पर भी ये यूज होता है। आजकल बहुत पॉपुलरली ये यूज होता है आपके केक्स और पेस्ट्रीज बनाने में, है ना, अल्जिन, दैट इज जेलेटिन और जेलेटिनस कोटिंग। ठीक है, ये प्लांट सेल से ओरिजिनेट होता है। कौन से वाले? ब्राउन एल्गे से मेनली। ओके ओके, देन द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ये थोड़ा बाउंसर जाता है बच्चों, तो ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये लाइन जब पहली बार सुनते हो तो ये बाउंसर जाता है, क्योंकि अगर आपको सेल बायोलॉजी पूरी तरह नहीं पता, सेल बायोलॉजी मालूम है तो देन इट्स इजी। ठीक है, समझो। अगर मैं ये प्लांट सेल को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, समझो इस तरह से मैंने
प्लांट सेल को ड्रॉ करा, ठीक है। बाहर ये जो मैंने एक बाउंड्री बनाई ये सेल वॉल है, ठीक है, समझ लो क्या ये सेल वॉल है। अंदर ये प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब ये येलो कलर का जो फ्लूइड मैं बना रहा हूँ ये क्या हो गया, इसका अंदर का साइटोप्लाज्म। क्या हो गया बच्चों, साइटोप्लाज्म, है ना। तो सेल के अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, सबको मालूम है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पर ये सब बच्चों को नहीं पता कि साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है। क्या है साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं उसको, और प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। तो कैन यू सी दिस वर्ड हियर बच्चों, प्रोटोप्लास्ट यहां पे लिखा है ना, विच इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म। इज दैट अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल। सेल है, उसके बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल की मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर फ्लूइड है पूरा, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। उसके बाद इस प्रोटोप्लास्ट यानी कि इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली सर न्यूक्लियस होता है। उसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग कलर के, है ना, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, व्हाटएवर पिगमेंट्स आर देयर, है ना। उसके अलावा होता है एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों, वैक्यूल, द वर्ड वैक्यूल मीन्स बेसिकली एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल। द ऑन योर स्क्रीन कैन यू सी दिस एरिया दैट आई हैव ड्रॉन, दिस इज एम्प्टी एरिया। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं बनाया ना, खाली जगह बनाई है ना। ये जो खाली जगह है इसको आप क्या बोलते हो, वैक्यूल बोलते हो। क्या बोलते हो, वैक्यूम। ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम द वर्ड वैक्यूम। बचपन में सबने पढ़ा, वैक्यूम का मतलब देयर इज नथिंग, खाली जगह ना, वेकेंट, खाली, वैक्यूम, वहां से आया। तो इसीलिए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। कहां पे, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। क्या ये सबको समझ में आया। सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में एक खाली जगह होगी जिसका नाम है वैक्यूल। क्या ये बात क्लियर हुई, यस। उसके साथ में क्या है, न्यूक्लियस, वो तो पता ही है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए। तो न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपके ऑर्गेनेल्स हुए। अब आप बोलेंगे सर यहां पर एक नया वर्ड है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड किसका दूसरा नाम है, क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम। क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, प्लास्टिड, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने बोला है इन एडिशन टू प्लास्टिड। व्हाई हैव दे सेड दैट, हैव दे ऑलरेडी मेंशन कि हाँ भाई क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनेल होती है, बोला है ना, हमने किया ना। तो इन एडिशन टू दैट you also have a nucleus, you also have a vacuole. Is this sentence crystal clear to all? Now, जरूरी नहीं कि हर बार वैक्यूल खाली हो। ऑब्वियसली वैक्यूल में भी एक लिविंग सेल के बीच में वैक्यूम नहीं हो सकता, ये तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। व्हेन आई से एम्प्टी, आई डू नॉट लिटरली मीन एम्प्टी। ऑब्वियसली इट मीन्स कि उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल वगैरह नहीं है, बट यस उसके अंदर साइटोप्लाज्म की एंट्री होती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम to maintain the pressure of the cell, right? तो यहां पर आपको प्लास्टिड समझ में आ गया, प्रोटोप्लास्ट वर्ड समझ में आ गया, ठीक है, और न्यूक्लियस तो आपको पता ही है। नाउ ये एक नेक्स्ट लाइन जो है ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है, ध्यान से सुनना। द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक कॉल्ड द स्टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड द फ्रॉन्ड। अब ये लाइन जो है ना ये डायरेक्ट एमसीक्यू का पॉइंट है, जरा ध्यान से इसको सुनना। वर्ड आपके लिए नए हैं पर वंस आई एक्सप्लेन देम दे विल बिकम वेरी इजी। ध्यान से सुनना, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ठीक है। जरा ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं आपको एक जनरल प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूं
तो आप बोलोगे सर ये स्टेम है, ये रूट्स है, ये ब्रांचेस है, और ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे ऐसे लीव्स है। सही बोल रहा हूं? ये एक जनरल स्ट्रक्चर समझ में आता है आप लोगों को प्लांट्स का बच्चों? ठीक है, अब मेरा बहुत ही गंदा ड्राइंग मैंने बनाया प्लांट का, है ना। दिस इज लाइक ग्रूट फ्रॉम अवेंजर्स, द स्मॉल मिनी ग्रूट। ठीक है, आई एम ग्रूट वाला। तो यहां पर देखना कि आपको एक जनरल आइडिया है कि अच्छा कोई भी आपको पूछे कि भाई प्लांट कैसा दिखता है, तो आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं, अच्छा रूट, स्टेम, लीव्स, इतना अपने को मालूम है ना। तो एल्गा जो है वो तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में, वो तो ट्री जैसा नहीं दिखता, सिंपल स्ट्रक्चर दिखता है। तो उसमें भी जो बेस अच्छा प्लांट को सॉइल से अटैच करने के लिए क्या है बच्चों? रूट्स है कि नहीं। तो एल्गा को सबस्ट्रेटम, अभी आप बोलोगे सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जो बेस, जिस जगह पे वो उग रहा है ना, उसको सबस्ट्रेटम बोलेंगे। सिंपल भाषा में, इनको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखनी थी, अपन सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे? सबस्ट्रेटम का मतलब बताओ? बेस। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या लिखेंगे आप? बेस। ठीक है, चाहिए तो लिख लो यहाँ पे, सबस्ट्रेटम मीन्स बेस। वर्ड जितने हो सके टेक्स्ट बुक में लिख लेना, ताकि पढ़ते वक्त सामने सामने उसके मीनिंग रहे, तो लॉस्ट फील ना करो। एक बहुत अच्छी आदत है, ये आदत डालो। ठीक है, तो डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, यहाँ पे गंदा सा, देख लो उसको। तो एल्गा जो है उसका भी जो छोटा छोटा ऐसा रूट जैसा ही प्रोसेस होता है, जो सबस्ट्रेटम पे उसको चिपकाने में हेल्प करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पढ़ो, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। तो जैसे नॉर्मल प्लांट में रूट होता है, एल्गा में क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है। समझ में आई बात? सिर्फ नाम बदल दिया, काम वही है। यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस। नॉर्मल प्लांट में जो काम रूट का है, एल्गा में वही सेम काम किसका है? होल्ड फास्ट का है। ठीक है, देख लो। ओके, इट हैज अ स्टॉक कॉल्ड द स्टाइप। नॉर्मल प्लांट में स्टॉक होता है, उसको आप क्या बोलते हो? स्टेम। तो एल्गा में जो स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हो? पतला दुबला रहेगा ना वो, उसको क्या बोलोगे? स्टाइप। यस। एंड नॉर्मल प्लांट में जो पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के छोटे छोटे, उनको आप लीफ बोलते हो। और एल्गा में अगर जो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे जिससे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? फ्रॉन्ड। क्या बोलोगे? फ्रॉन्ड। तो यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं, रूट, स्टेम, लीफ। तो सेम लॉजिक मैं एल्गा में लगा के आपको बता रहा हूं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ कि ना एवरीबडी। तो इट इज एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब समझते हो? आपको स्कूल में ना एक क्वेश्चन आता था थियरी पेपर में, कंप्लीट द एनालॉजी। सबने सॉल्व किया होगा कभी ना कभी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव। जैसे मैंने यहां पे जो लिखा है ना, इसको एनालॉजी बोलते हैं। समझते हो ना ये चीज? देखो ये, जिसको नहीं आता उसके लिए बता दो। जैसे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल में ऑर्गेनेल्स हैं, है ना। इसको मैंने एनालॉजी बोला, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, वही सेल में ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नॉर्मल प्लांट के लिए जो काम रूट, स्टेम और लीव्स का है, वही एल्गा के लिए और एल्गे के लिए वही सेम काम होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड का है। क्या ये बात क्लियर हुई? स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? बोलो यस और नो। सो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, और ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, है ना। तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछ लेगा कि भाई होल्ड फास्ट ऑफ एल्गा
इज सिनोनिमस और सिमिलर टू विच पार्ट ऑफ प्लांट? तो आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? रूट। वो आपको पूछेगा लीव्स ऑफ एनी प्लांट आर सिमिलर टू विच पार्ट ऑफ एल्गा, तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉन्ड। ये बात क्लियर हो गई? चलो गुड। देन यू हैव reproduction by fragmentation, of course, asexual by zoospores. Zoospores of brown algae are थोड़ा सा उसमें typical feature है. Zoospores are pear shaped and have two unequal flagella. दो flagella हैं, दोनों की size equal नहीं है, unequal flagella होते हैं. Sexual reproduction कैसा है? Isogamous, anisogamous, oogamous तीनों हो सकता है, छोड़ दो. नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. द यूनियन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो मीटिंग है, यूनियन है, राइट, वो या तो वाटर के अंदर होगा या तो ऊगोनियम के अंदर होगा. किसके अंदर होगा? ऊगोनियम. ऊगोनियम इज द प्लेस वेयर ऊगोनिया आर प्रोड्यूस्ड. और पिछली बार बताया था ऊगोनिया क्या है? द फीमेल गैमेट्स, द लार्जर फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ऊगोनिया. क्या बोलते हैं अपन? लार्जर फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ऊगोनिया, राइट. इसको यहां पे मैं लिख देता हूं. द वर्ड ऊ, डबल ओ, बेसिकली मीन्स और रिलेट्स टू फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो आपको आगे क्या वर्ड मिलेगा? हमेशा डबल ओ, जैसे ऊसाइट, ऊगोनियम वगैरह, राइट. ओके. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो वाटर में होगा या विद इन द ऊगोनियम होगा, इन द ऊगोनियम ऊगामस स्पीशीज. ऑल्सो द गैमेट्स आर ऑल्सो पेयर शेप्ड एंड हैव टू फ्लैजेला. तो इनके स्पोर्स भी पेयर शेप होते हैं और इनके गैमेट्स भी पेयर शेप होते हैं. ब्राउन एल्गे के स्पोर्स एज वेल एज गैमेट्स बोथ आर इन द शेप ऑफ अ पेयर. आई होप पेयर आप लोगों को सबको पता है ना. नाशपाती बोलते हैं ना हिंदी में अपन. लुक्स लाइक बेसिकली एन एप्पल बट अ मोर फ्लैटेंड बेस, है ना. दैट्स कॉल्ड अ पेयर. अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पे. एग्जांपल्स कौन से देखो. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सरगाज्म एंड फ्यूकस. अगेन ऑल द एग्जांपल्स यू गोइंग टू रिपीट विद मी स्टार्टिंग नाउ. कैसे? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सरगासम and fucus. Okay, so ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum and fucus. So again 5 examples. I'll give you the shortcuts and the tricks to remember the examples. Don't worry, आपको सारे एग्जाम्पल 2 मिनट में याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, इसके पहले मैंने फंगस वगैरह के भी दिए थे ना सब, आप लोगों को स्टोरीज बना के दी थी कैसे याद करना है. एग्जाम्पल लर्न करने का टेंशन मत लो, वो मैं आपको 5 मिनट में लर्न करवा दूंगा. पर एग्जाम्पल कम से कम बोलना तो सीख लो. आधे बच्चे उसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं, आधे बच्चे प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं. थर्ड वेराइटी इज रोडोफाइशिए. ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड एज रेड एल्गे. ठीक है, रोडोफाइशिए, रेड एल्गे. नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, रेड यानी कि ऑब्वियसली इसमें रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा, ऑब्वियस है. एंड उस रेड कलर के पिगमेंट का नाम क्या है? उस रेड कलर के पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन. क्या नाम है? आर फाइकोएरिथ्रिन. द वर्ड एरिथ्रो लिटरली मीन्स रेड. एरिथ्रो शब्द जहां पर भी आ जाए तो आप तुरंत क्या समझ जाएंगे? उसका मतलब क्या है? रेड. क्या आप लोगों ने रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम सुना है सबने, है ना? तो आरबीसी को अपन बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को अपन बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स. अभी आपको समझेगा उसको क्यों ऐसा बोलते हैं. क्यों? क्योंकि रेड वर्ड का मतलब क्या आया? एरिथ्रो. क्या ये दिमाग में जा रहा है? यस. तो ये ध्यान में रख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. रोडो का मतलब भी रेड होता है और एरिथ्रो का मतलब भी
रेड होता है, ठीक है। रोडो ऑल्सो मीन्स रेड एंड एरिथ्रो ऑल्सो मीन्स रेड. Very important, so that you remember the name of the pigment. It's very easy. Once you know erythro means red, फिर आप pigment का नाम नहीं भूलोगे. Okay. They are marine, of course. ठीक है. Red algae are marine. They occur found in warmer areas of the sea and the ocean. है ना? Salt water में मिलते हैं, ठीक है, but जहाँ पर थोड़ा सा warmth ज़्यादा होगा, ठीक है, वरना उनको light और warm दोनों की requirement ज़्यादा होती है. तो यानी कि वेल लाइटेड रीजन्स, ओके, वेल लाइटेड रीजन्स में होते हैं. कुछ इनकी वेराइटीज ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा ओशन के डेप्थ में भी रह सकती है. अच्छा, जो ओशन के डेप्थ में रहेगी उसको लाइट मिलेगी क्या? बोलो हाँ कि ना. क्या लगता है आपको? उसको नहीं मिलेगी, है ना. तो इसकी मेजॉरिटी वेराइटीज जो हैं वो वार्म और लाइट वाले एरियाज में पाई जाती है. बट सम वेराइटीज ऑफ रेड एल्गे विल बी फाउंड इन द डीप पार्ट्स ऑफ द ओशन, जहां पर एक्चुअली लेस लाइट और लिटिल लाइट विल रीच. क्या ये बात समझ में आई? तो इसमें वैरायटी दिख रही है आपको कि कम लाइट वाले भी वैरायटी है और ज्यादा लाइट वाले वैरायटी भी है, राइट. सो सम दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स वेयर लेस लाइट पेनिट्रेट्स. विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन? बच्चों, स्कूल में सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज में. पैसिफिक ओशन का सबसे डीप पार्ट कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, है ना. मरियाना ट्रेंच में एल्गे मिलेंगे क्या आपको? क्या लगता है? मरियाना ट्रेंच से गए क्या लोग एल्गे ढूंढने के लिए? पहले ये तो देखो, मरियाना ट्रेंच से गया इंसान, गया ह्यूमन बींग गए? सोचने वाली बात है. गए कि नहीं पता करना. कुछ इंटरेस्टिंग काम ऐसे आप लोगों को देते रहूंगा ताकि आप एंगेज रहो. सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने थोड़ी आए अपन इन जनरल भी थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए ना. तो बायोलॉजी पढ़ो, अच्छी बात है, बट थोड़ी साइंस की नॉलेज इन जनरल होनी चाहिए आपको कि मरियाना ट्रेंच तक लोग पहुंचे कि नहीं. चलो, अच्छा सवाल है, आज सर ने दिया, ढूंढ के आओ. तो आज ढूंढ के आएंगे अगले लेक्चर में, है ना. चलो, सो द रेड, यहाँ पे THALLI थाली नहीं है, थैलाए है. थैलस क्या होता है? पिछली बार बताया था. प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस. प्लांट की जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? थैलस. तो रेड कलर का थैलस यानी रेड एल्गे का प्लांट बॉडी वो कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है. ये सिंपल है. थैलाई इज मल्टी सेल्यूलर. फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर. जब जो नया पहली बार सुन रहा है उसके लिए ये बाउंसर है ना. फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन, बाउंसर. तो जरा समझाता हूँ, ठीक है. थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों. इसमें थोड़ी केमिस्ट्री भी लगेगी. थैंकफुली अच्छा है कि आपको केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आइडिया है अपने को, है ना. देखो, ये समझो बेसिक. प्लांट्स विल स्टोर व्हाट? Plants store food in the form of starch. Everybody knows this? Yes? Okay. Now, chemically अगर मैं बोलूं कि ये starch क्या होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से chemically starch is a polymer of glucose. क्या है ये? ग्लूकोज का पॉलीमर. अब आपको ग्लूकोज तो सबको मालूम है. ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? C6H12O6. पॉलीमर वर्ड का मतलब कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए एक साथ लगा दिए तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर. क्या ये बात समझ में आई? सिंपल हो गई. अभी बहुत सारा ग्लूकोज लिया, उसको एक साथ जमा किया तो क्या बना? स्टार्च बना, ठीक है. ये स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज एक्चुअली दो फॉर्म्स में होता है. स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज एक्चुअली किस फॉर्म में होता है? दो फॉर्म्स में होता है, ठीक है. वो दो फॉर्म्स के नाम जान लेते हैं. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, रादर टू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड स्टार्च. वन इज कॉल्ड अमाइलोज. पहले वाले का नाम क्या है? अमाइलोज, ठीक है. और दूसरे वाले का नाम है अमाइलोपेक्टिन. रिपीट विद मी.
स्टार्च कंटेन्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो कोई आपको पूछेगा कि अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, तो आप बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, अभी आपको अगर और घुसना और डीप में समझने की क्यूरियोसिटी है तो वो भी बता देता हूँ। आप समझो मैंने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऐसे बनाया, समझो ये, ठीक है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैं अरेंज करता हूँ ना, तो आई कैन अरेंज इट इन लीनियर मैनर, मतलब एक लाइन में लगा सकता हूँ, तो उसको मैं अमाइलोज बोल दूंगा, और मैं उसको ब्रांच के फॉर्म में लगा सकता हूँ, यानी कि एक दूसरे से ऐसे ब्रांचिंग है ना, नेटवर्क जैसा, समझ रहे हो, क्रिस क्रॉस, सीधी सादी लाइन में लगाया तो अमाइलोज बोलूंगा। दोनों में है क्या, ग्लूकोज ही है, सिर्फ लगाने की अरेंजमेंट का फर्क है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि भाई अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दोनों बेसिकली क्या है, ग्लूकोज से ही बने हैं, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, दोनों पार्ट ऑफ स्टार्च है। तो ये जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये वाला जिसमें क्रॉस लिंकिंग होती है ना आपकी, वैसा ही अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही और एक टाइप ऑफ स्टार्च होता है, खास नाम है उसका फ्लोरिडियन स्टार्च। तो जो स्टार्च सिर्फ अमाइलोपेक्टिन के जैसा दिखता है, मतलब उसमें अमाइलोज नहीं है, उसमें पूरा का पूरा अमाइलोपेक्टिन टाइप का कंपोनेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई अभी? मतलब उसमें ब्रांच्ड वैरायटी है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। तो अगेन ध्यान से देखना, इन जनरल प्लांट्स में स्टार्च होता है, ग्रीन एल्गे में तो स्टार्च था, ब्राउन एल्गे में मैनिटॉल और लैमिनारिन था, आपको याद करवाया मैंने, और रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, सीधा सीधा उठा के एमसीक्यू में पूछ लेता हूं कि कौन से वाले एल्गा में कौन सा वाला स्टोर्ड फूड है। क्लियर? ओके, तो ये जो पूरा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस किया बच्चों, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी का, उसको इन्होंने बहुत अच्छे, एक बहुत ही प्यारे से टेबल में बना के दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, ये टेबल आपको एज इट इज पूरा का पूरा लर्न एंड रिवाइज कर लेना है ध्यान से। मैंने आपको हर एक पॉइंट इसमें का कवर करके दिया, बट यहाँ पर अभी उसको एक शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि ग्रीन एल्गे में कौन से एक पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए और बी, उसमें फूड कौन सा है, स्टार्च है। तो आपने क्या करना है, एक हाइलाइटर लेना है और हर एक चीज़ को मार्क करके लर्न करना है। ठीक है, इसमें ए बी स्टार्च, सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है, फ्लैजेला कितने हैं, 2 to 8 इक्वल है, यानी इक्वल लेंथ में, और ये फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर फियोफाइसिया ब्राउन एल्गे है, क्लोरोफिल ए सी है, फ्यूकोजैंथीन है, हर एक मैंने कवर किया ना। इसका जो स्टोर्ड फूड है वो मैनिटॉल और लैमिनारिन है। इसमें सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्जिन दोनों से बनी हुई है। 2 फ्लैजिले हैं, अनइक्वल है, ये ज़्यादा करके सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में रेयर है, फ्रेश वाटर में हार्डली कभी मिलते हैं, ज़्यादा करके सॉल्ट वाटर, मोस्टली सॉल्ट वाटर। देन यू हैव रोडोफाइसिया रेड एल्गे, क्लोरोफिल ए डी, फाइकोएरिथ्रिन मेन, क्योंकि रेड है ना नाम। फ्लोरिडियन स्टार्च उसका फूड मटेरियल है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन उसका बाहर का सेल वॉल है। उसमें फ्लैजिले नहीं होते, इनके गैमेट्स में क्या होते हैं, फ्लैजिले एब्सेंट, और इनका भी सॉल्ट वाटर मोस्ट कॉमनली हैबिटेट पाया जाता है। राइट, तो इसमें से आपके डायरेक्ट लर्न एंड रिवाइज, इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इस पूरे टेबल में से बनेंगे, जो कि हम लोगों ने एक एक डिटेल में कर लिया। ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू add one more column to this table. Which column do I want you to add? Which column should you add here? जो यहाँ पर एक नहीं दिया हुआ है, आप ऐड करेंगे a column of examples. क्या ऐड करेंगे बच्चों? एग्जाम्पल्स का एक कॉलम आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने भी हमने मार्क किए, यू हैव टू राइट एंड लर्न, है ना, यहाँ पे लिख के आप लर्न करोगे तो आपका एक ही टेबल में पूरा का पूरा एल्गे के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कवर हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे।
द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गे आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रासिलारिया and Gelidium. Again, you will repeat with me, starting now. Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria, and Gelidium. Okay, please pay very close attention to the spellings and the pronunciations, otherwise you will not remember the names. ठीक है, तो यहां तो कंप्लीट हो गया अपना एक सेक्शन जो है एल्गा, प्लांट किंगडम का पहला सेक्शन डन, दैट इज एल्गा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसमें अलग अलग वेराइटीज हमारे ग्रीन, ब्राउन और रेड। सेकंड जो हमने देखा सेक्शन जो था वो ब्रायोफाइटा है ना, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्रिप्टोगैम्स के पार्ट थे। सेकंड सेक्शन हमारा आता है ब्रायोफाइट्स। नाउ ब्रायोफाइट्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइन पहले ही लिखवा देता हूं, नीट वालों की फेवरेट एमसीक्यू लाइन, फेवरेट, 1000 बार पूछी हुई उन्होंने, मतलब पुराने एग्जाम्स में। पहले अगर आप पुराने पेपर उठा के देखो, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाट आर दे कॉल्ड? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या आप लोगों को पता है एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन कौन सा जानवर होता है बच्चों? किस जानवर को हम लोग एम्फीबियन कहते हैं? तो जैसे एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस होते हैं, द एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, वैसे ही यहां पर ब्रायोफाइट्स होते हैं कि ये ग्रो तो होते हैं लैंड पे, पर इनका डेवलपमेंट, इनका रिप्रोडक्शन वगैरह जो है वो अभी भी वाटर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है बच्चों। वो वाटर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तो दिख ही रहा है आपको सीधा। Which category of plants or which plants are called the amphibians of the plant kingdom? Answer is Bryophyta or Bryophytes. अभी Bryophytes में क्या आता है? Bryophytes में आते हैं mosses and liverworts, two varieties। कौन से? Repeat, mosses and liverworts। So ऐसा बोल सकते हैं कि Bryophyta की दो सब कैटेगरीज हैं, mosses and liverworts. Where do bryophytes grow? They grow in moist shaded areas. बोलेंगे ठीक है। पहला ही लाइन यहां पर दिया हुआ देखो, जो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया। They are called amphibians of the plant kingdom because they can live in soil but are dependent on water for their reproduction. क्या ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको? डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट है ना, डायरेक्ट एमसीक्यू। ओके, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन जो आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट यहाँ पे मार्क करके रख दो, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। अगेन थैलस का मतलब ये जैसा है ना कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी जो होता है उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। इट इज प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब समझते हो इंग्लिश में? प्रोस्ट्रेट इस वर्ड का मतलब क्या है? प्रोस्ट्रेट का मतलब फ्लैटेंड। हाँ, ह्यूमंस में एक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड भी होता है, करेक्ट, मेल्स में, है ना। बट यहां पर लिटरली द वर्ड प्रोस्ट्रेट मीन्स फ्लैटेंड, है ना, चपटा, फैला हुआ, उसको प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। या तो ऐसा जैसे प्लांट नॉर्मली इरेक्ट होते हैं, जमीन से बाहर ग्रो होते हैं ना प्लांट्स, तो पर ये कैसा होता है? ब्रायोफाइटा जनरली आपको कैसा मिलेगा? सपाट, ऐसा चपटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोस्ट्रेट, ठीक है। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। याद करो अभी किया था एल्गा में, सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए क्या था उनके पास? होल्ड फास्ट।
बेस से अटैच करने के लिए उनके पास क्या था, एल्गा के पास होल्ड फास्ट। वैसे ही ब्रायोफाइटा के पास क्या है, अ स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना है, समझो क्या फंडा है। आपको अगर ये पूछा जाए कि लेट्स से फिश और आप, है ना, फिश और ह्यूमन दोनों में से ज्यादा डेवलप कौन है, आप हो कि फिश है? हम लोग, ऑफ कोर्स, है ना, इवन दो वी नो ह्यूमंस हु आर मोर डम देन फिश आल्सो, बट वो अलग बात है, ठीक है। वी आर मोर इंटेलिजेंट और मोर डेवलप इन जनरल, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स सारे मोर डेवलप्ड है फिश से। तो फिश के पास स्विमिंग के लिए जो फिन है, जो उसके पास फिन बने हुए हैं, और हमारे पास जो हाथ है, हैंड है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है, कुछ सिमिलरिटी है दोनों में। आप बोल सकते हो कि हाँ, फिश के लिए जो फिन जो काम करता है, मछली को जो स्विमिंग में हेल्प करता है, वही काम हमारे लिए हाथ करता है। अग्रीड? हमको भी स्विम करना हो तो हम हाथ से तैरते हैं ना यार, जैसे फिश अपने फिन यूज करके स्विम कर सकती है, राइट? कहने का मतलब कि अगेन ये करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर। लेकिन फ्रॉम लोअर एनिमल टू हायर एनिमल धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, है ना। जैसे उसके पास गिल्स हैं सांस लेने के लिए, हमारे पास लंग्स हैं सांस लेने के लिए, बट हमारे लंग्स ज्यादा डेवलप्ड है, उसके गिल्स उतने डेवलप्ड नहीं है। बरोबर बात है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि फ्रॉम अ लोअर ऑर्गेनिज्म जब आप धीरे धीरे हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ आओगे तो स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिखेगा, पर वो सिंपल से मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? है ना। तो अब कंपेयर करो कि जैसे एल्गा के पास होल्ड फास्ट था जो रूट का काम कर रहा था, आप बोलेंगे हाँ, वैसे ही ब्रायोफाइटा के पास राइजोइड है जो रूट का काम कर रहा है। तो होल्ड फास्ट एकदम सिंपल था, राइजोइड उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर टेरिडोफाइटा में उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और फिर जो एक्चुअल प्लांट्स जो आज हम लोग देखते हैं, डेवलप्ड प्लांट्स जिनके हम लोग रूट्स पढ़ते हैं, वहां तक पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो क्या मैं राइजोइड्स को बोलूं रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सही बात होगी? बोलो हाँ कि ना। मैंने क्या सवाल किया बच्चों? कैन आई से दैट राइजोइड इज रूट लाइक स्ट्रक्चर? विल इट बी करेक्ट? यस और नो? है ना, क्योंकि ये रूट का ही तो काम कर रहा है ना बच्चों। बट क्या वो ट्रू रूट्स है? क्या वो असली रूट है? नहीं, वो सिर्फ रूट के जैसा काम कर रहा है ना। इसीलिए यहां पर ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू द बेस वेयर दे आर ग्रोइंग वाया और थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड। पहली बात, बट दे लैक ट्रू रूट्स। इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, इनके पास स्टेम नहीं होता, इनके पास लीव्स नहीं होते, पर दे हैव रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। डज दिस स्टेटमेंट नाउ मेक सेंस टू एवरीबडी? टेल मी यस और नो। समझ में आई आपको पूरी बात? मैंने क्या बोला? उनके पास असली रूट स्टेम लीफ नहीं है, पर रूट के जैसा, लीफ के जैसा या स्टेम के जैसा थोड़ा सिंपल वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एकदम सही। ओके, अगली लाइन में लिखा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। पहली बार अगर सुन रहे हो तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड जरा डिटेल में समझ लो, ठीक है। The word haploid means having single set of chromosomes। क्या है? यानी कि वन, सिंगल यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स तो आपको लोग को समझ में आता है ना, जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना बच्चों? ठीक है। तो किसी सेल को हम लोग हैप्लॉइड कब बोलेंगे? जब उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा।
जब उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? डिप्लॉयड, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा तो ट्रिप्लॉयड, सीधी बात है। हैप्लॉयड सिंगल, डिप्लॉयड डबल, ट्रिप्लॉयड 3 हो जाएगा तो ट्रिप्लॉयड। सही है ना? ये तो इजी है। और बहुत सारे हो गए तो पॉलीप्लॉयड, बहुत सारे हो गए तो क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉयड, सीधी बात है। तो हैप्लॉयड को n, डिप्लॉयड को 2n, ऐसा बोलूं, समझ में आ रहा है? वेयर n मीन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को n बोल दूं तो हैप्लॉयड मतलब 1 यानी कि n, तो एक सेट, और डिप्लॉयड यानी कि 2n यानी कि 2 सेट। क्लियर? फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर अस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 23। और ह्यूमंस, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फॉर ह्यूमंस n इक्वल टू 23। हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो देयरफॉर आवर नॉर्मल सेल्स, our normal diploid cells which will be 2n will have 46 chromosomes। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप सोचोगे कि सर आप ब्रायोफाइटा पढ़ाते पढ़ाते क्रोमोसोम्स में कहाँ घुस गए, तो जरा समझा देता हूं। ठीक है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। और नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स हमारे जो होते हैं, तो आप मतलब आपके बॉडी का कोई भी, स्किन का एक सेल लो, हेयर का एक सेल लो, कोई भी सेल उठा के ले लो, उसके अंदर आप चेक करोगे तो आपको कितने क्रोमोसोम मिलेंगे बच्चों? 46 क्रोमोसोम। क्लियर हो गई बात? तो नॉर्मल सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कोई भी नॉर्मल सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे में बड़े ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो सारे सेल होते हैं आपके बॉडी के, नॉर्मल सेल, वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड वर्ड बोलूंगा तो समझ में आएगा आगे से। व्हाट विल यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से डिप्लॉइड? यू विल अंडरस्टैंड दैट इट हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना? ठीक उसी तरह जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ब्रायोफाइटा अभी भी लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, छोटा है ना, एल्गा फिर ब्रायोफाइटा, तो उनके जो नॉर्मल सेल्स है वो कैसे होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, यानी कि उनके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई सबको? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एमसीक्यू वाली लाइन आ जाती। क्या? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट की जो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी है वो कैसी है बच्चों? वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। क्या ये बात समझी? मतलब कि मैं ब्रायोफाइटा के पूरे प्लांट बॉडी का कोई भी सेल निकाल के दिखाऊं आपको, तो उसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वो हैप्लॉइड है। नाउ द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। गैमेट्स आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ब्रायोफाइटा की पूरी प्लांट बॉडी जो है उसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं? विल दिस सेंटेंस बी करेक्ट? ब्रायोफाइटा की पूरी प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। अगर वो स्पोर प्रोड्यूस करता, अगर वो स्पोर प्रोड्यूस करता तो उसको हम लोग क्या बोलते? थोड़ा दिमाग लगाओ। स्पोरोफाइट। अगर स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो स्पोरोफाइट बोलेंगे, गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो गैमेटोफाइट बोलेंगे। सीधी बात है यार, ये तो इजी हो गया। ठीक है, ये भी जरा समझ लेते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स विल
प्रोड्यूस, जनरली प्लांट्स विल, जनरली मोस्ट प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्लांट्स विल प्रोड्यूस स्पोर्स और गैमेट्स, करेक्ट है ना। अगर प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, क्लियर। अगर प्लांट बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। यहां तक सब लोगों को क्लियर है। अच्छा, गैमेट्स की कितनी वैरायटी पता है आपको, तो आप बोलेंगे सर गैमेट्स की तो हमको 2 वैरायटी पता है, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, तो सबको मालूम है कि नहीं, एक मेल एक फीमेल। तो जो प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है उसको गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है, पर वो गैमेट्स की भी 2 वैरायटी होगी ना बच्चों, मेल और फीमेल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि गैमेटोफाइट भी 2 टाइप का होगा, एक मेल गैमेटोफाइट एक फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी दिमाग में जा रहा है ना। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट भी अलग हो सकते हैं, सीधी बात है कि नहीं। तो मेल के लिए आप जो वर्ड यूज करोगे वो होगा एंड्रो या एंथ्रो। क्या वर्ड यूज करेंगे, ध्यान से देखना, एंड्रो, एंड्रो वर्ड कहां सुना है आपने, एंड्रो, फोन यूज करते अपन, एंड्रॉइड सुना है सबने, कभी सोचा एंड्रॉइड क्यों बोलते हैं उसको, सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाया, सोचो। एंड्रो और एंथ्रो ऐसा बोलेंगे ना, तो इसका मतलब होता है मेल, और गाइनो का मतलब क्या होता है, गोनिया और गाइनिया, गाइनो और गोनो का मतलब फीमेल। क्लियर है बच्चों, एंड्रो या एंथ्रो आएगा तो मेल, गाइनो आएगा तो फीमेल। वैसे ये ऑलरेडी बता चुका हूं, रिवीजन कर हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। सो मेल सेक्स ऑर्गन का जो नाम है, जो देखो ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, क्योंकि भाई गैमेटोफाइट है, गैमेट्स बनाने हैं, गैमेट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। अच्छा, तो मेल सेक्स ऑर्गन है, नाम क्या बताया मैंने, एंथ्रो वर्ड आया, क्या नाम दिया देखो, एंथ्रीडियम, बरोबर है, एंथ्रीडियम है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्चिगोनियम, आया वर्ड गोनियम, नाम से याद रह जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, मेल गैमेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, कि बनाएगी, बनाएगा, व्हाटएवर, व्हाट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन गोइंग टू मेक, फीमेल गैमेट्स, राइट। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड्स, मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड। तो ब्रायोफाइटा में मेल गैमेट का नाम है एंथेरोजॉइड। जस्ट फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस में मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म, सबको मालूम है कि नहीं। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, उसको खास नाम दे दिया स्पर्म। वैसे यहां पर समझ लो कि भाई ब्रायोफाइटा में मेल गैमेट है, अच्छा उसका कुछ नाम है क्या, हाँ उसका नाम है एंथेरोजॉइड। कुछ नया है वो, नहीं, वो मेल गैमेट ही है, नया कुछ नहीं, सिर्फ उसका नाम है। क्या नाम है बच्चों, एंथेरोजॉइड्स। तो आप प्लीज नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, समझ लो कि एंथेरोजॉइड्स बेसिकली क्या हैं, दे आर नथिंग बट मेल गैमेट्स। ये बाजू में इसके लिख के रख देना, एंथेरोजॉइड्स आर मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइटा। क्या ये बात क्लियर है। अभी फीमेल गैमेट्स के लिए अलग से शब्द नहीं है, फीमेल गैमेट को
ह्यूमंस में भी एग बोलते हैं ओवम, और ब्रायोफाइटा में भी एग बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट के लिए अलग नाम दिया एंथेरोजॉइड्स, वो ठीक है, बट फीमेल गैमेट के लिए दूसरा नाम दिया क्या? नहीं, क्या दिया? सीधा एग। ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, गो बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बोला उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में, याद करो जरा। क्या हम लोग ये बोल चुके हैं कि ब्रायोफाइटा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे यानी वाटर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है? यस। अब आपको समझेगा कि कैसे वो डिपेंडेंट है, जरा समझो। आपको समझेगा कि वो कैसे डिपेंडेंट है। जस्ट वन सेक प्लीज। सो कैसे डिपेंडेंट है, लेट्स सी। दी एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स क्या थे? याद करो, मेल गैमेट्स। दे वर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम। वेयर दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या था? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो एंथेरोजॉइड्स यानी कि जो मेल गैमेट्स थे उनको पानी में छोड़ दिया, वो पानी में आर्चिगोनियम के साथ जाके कांटेक्ट हुए, और वहां पर वो किससे मिले? एग से मिले। एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। ये जनरल रूल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जनरल रूल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलता है बच्चों? आप बताओ। जनरल रूल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबको मालूम है, बचपन से स्कूल में पढ़ा हुआ है सबने, है ना? तुम लोग सब जब स्कूल में ये पढ़ते हो तो ये चीज़ पढ़ाई जाती है ना तुम लोग को कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इक्वल्स टू क्या? बोलो। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इक्वल टू जाइगोट। बोलो हाँ कि ना? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट, है ना? थोड़ा आपको ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूमंस में मेल गैमेट मतलब स्पर्म। बोलो हाँ कि ना? ह्यूमंस में फीमेल गैमेट मतलब ओवम। तो स्पर्म प्लस ओवम इज जाइगोट। यही सेम चीज तुम ब्रायोफाइटा में अप्लाई करो अभी। ऐसा बोलूं, एंथेरोजॉइड प्लस एग इक्वल टू जाइगोट। क्या ये क्लियर हो गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ कि? तो ह्यूमन से जब तुम कंपेयर करके पढ़ोगे तो तुमको बहुत इजी लगेगा ये। तो हमने ऐसे कंपेयर करके जब देखा तो ये इजी हो जाता है कि एंथेरोजॉइड विच वाज द मेल गैमेट फॉर ब्रायोफाइट प्लस इट्स एग विल गिव जाइगोट। क्लियर? अच्छा, और एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग है समझने जैसे कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अभी बोला था मैंने, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड विल बिकम डिप्लॉइड। नॉर्मली ऐसा होता है ना बच्चों, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन गया? डिप्लॉइड। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? n प्लस एन बिकम्स 2n, राइट? तो देखो, जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। दे प्रोड्यूस अ बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब जरा ध्यान से एक बात को समझना, हमने इसके पहले गैमेटोफाइट देखा। जो गैमेट बना रहा था वो कौन था? गैमेट बना रहा था वो कौन था? गैमेटोफाइट, यानी कि एन, हैप्लॉइड। और जो स्पोर्स बनाएगा वो क्या है? स्पोरोफाइट। तो ये याद रखना कि गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है बच्चों? डिप्लॉइड होता है जनरली। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड। जाइगोट हमेशा कैसा होता है बताना? अभी बोल दिया मैंने। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड हैप्लॉइड का मतलब सबको समझ में आ गया? आई होप सो। सिंगल सेल सेट, सिंगल क्रोमोसोम का सेट रहेगा तो n यानी कि हैप्लॉइड, 2 सेट रहेगा तो डिप्लॉइड यानी कि 2n। ओके। Sporophyte is attached to gametophyte and derives nourishment from it.
स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे अटैच भी रहेगा और उससे अपनी नरिशमेंट को यानी कि अपने न्यूट्रिशन को डिराइव भी करेगा। अब यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्पोरोफाइट कोई नया प्लांट है क्या? नहीं भाई, स्पोरोफाइट उसी ब्रायोफाइटा उसी प्लांट का एक नया फॉर्म है। क्या है? नया फॉर्म है। जरा समझो, आपको अगर मैं बोलूं कि मैंगो का एक ट्री, आम का एक बड़ा सा पेड़ है। आपने सबने आम का पेड़ देखा है अपनी लाइफ में? यस और नो? सबने आम का पेड़ देखा है ना? हाँ। तो जब आप आम का पेड़ इमेजिन करते हो तो आप क्या इमेजिन करते हो? एक बड़ा सा पेड़, उसकी बहुत बड़े अंदर रूट्स, उसका मोटा सा स्टेम, उसके ऊपर ढेर सारे ब्रांचेस और उसके ऊपर फ्लावर्स। पहले फ्लावर्स, बाद में फ्रूट बनता है। ये इमेजिन कर सकते हो आप? करेक्ट। तो आपको जो ये पूरा बड़ा सा मैंगो ट्री दिख रहा है ना, ये उस मैंगो ट्री का स्पोरोफाइट फॉर्म है। क्या है? स्पोरोफाइट फॉर्म। मतलब वो ट्री जो है, यानी वो जो पूरा ट्री है, वो मेन स्पोरोफाइट फॉर्म है उसका। अब आ जाओ ट्री के अंदर क्या है? ट्री के ऊपर ब्रांचेस है, लीव्स है वगैरह, ठीक है। उसके अंदर क्या है? फ्लावर है, ठीक है, फूल है। उस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स है। एवरीबडी नोज दिस। फ्लावर के अंदर क्या होता है? मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट क्या बनाएगा? मेल गैमेट्स बनाएगा ना आगे जाके। पहले स्पोर बनाएगा, फिर स्पोर से गैमेट्स बनेंगे। फीमेल पार्ट क्या करेगा? फीमेल गैमेट्स बनाएगा। तो मैं ऐसा बोलूं कि फ्लावर के अंदर जो गैमेट्स बना रहा है छोटा छोटा, वो गैमेटोफाइट है। बोलो हाँ कि ना? पूरा पेड़ कैसा है? स्पोरोफाइट। और फ्लावर के अंदर जो छोटे पार्ट्स है वो क्या है? गैमेटोफाइट। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? क्या बोला मैंने? एवरीबडी? The entire plant represents sporophyte and the small part of the flower which makes the gametes represents gametophyte, है ना? अब एक चीज का लॉजिकली आप मुझे खुद सोच के जवाब देना। फ्लावर पेड़ पे डिपेंडेंट है कि पेड़ फ्लावर के ऊपर डिपेंडेंट है? फूल पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि पूरा का पूरा पेड़ फूल के ऊपर डिपेंडेंट है? आप बताओ, सोचो और बताओ। Everybody agrees on this, I'm sure. The flower, that is the gametophyte, Chintu, is dependent on the sporophyte. Correct ना? Yes? क्योंकि अगर पूरा प्लांट नहीं है तो फ्लावर को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। सही बात है। अच्छा, जब तक फ्लावर में मेल फीमेल नहीं बनेगा, फिर वो मिलेगा नहीं, तब तक नया प्लांट नहीं बनने वाला। ये बात भी ट्रू है? ये बात भी आप अग्री करते हो? है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है ये लाइफ साइकिल। आप सोचो कि बड़ा सा पेड़ है, उसमें बहुत सारे फ्लावर लगेंगे, तो वो फ्लावर के अंदर का जो गैमेटोफाइट है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर वो फ्लावर क्या करेगा? वो अंदर ही अंदर अपने स्पोर्स गैमेट्स बनाएगा। फिर जब वो गैमेट्स मिलेंगे तो नया सीड बनेगा और फिर नए सीड से वापस नया प्लांट बनेगा। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमेटोफाइट वापस स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट वापस गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये चलते रहेगा, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट। क्या ये बात समझ में आई? तो प्लांट की लाइफ साइकिल में वो अलग अलग फॉर्म्स यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की फॉर्म में चलता रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? यस और नो? पेड़ से फूल बनेगा, फूल से वापस पेड़ बनेगा, ऐसे ये चलते रहेगा, है ना? तो यहां पर भी वही है। और यहां पर डिफरेंस ये था कि उल्टा है। यहां पर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। कौन ज्यादा क्या बोलते हैं मेजर है, कौन डोमिनेटिंग है यहां पे, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? बताओ, ध्यान से देखो। स्पोरोफाइट is deriving nourishment from the gametophyte. Yes or no? तो कौन आपके हिसाब से डोमिनेंट हुआ बच्चों? गैमेटोफाइट डोमिनेंट हुआ और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। क्या ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई आपके दिमाग में?
है ना। तो हर प्लांट में ना, जब भी आप प्लांट को स्टडी करते हो ना, जब उसको चेक करते हो, उसको देखते हो, तो आपको देखना है कि इस प्लांट के दो फॉर्म, हर प्लांट के दो फॉर्म होंगे, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट। कौन सा वाला किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो चेक करना है। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स है ना, जैसे मैंने मैंगो ट्री का एग्जांपल दिया, उसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। और जो चिंटू मिंटू प्लांट है, ये ब्रायोफाइटा वगैरह, इसमें उल्टा होता है, इसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। क्या ये क्रिस्टल क्लियर हो गई बात इसमें? यस। तो यहां तक हम अभी आज के इसमें सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे का अगले सेशन में कंटिन्यू।